हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है वैद्युत रसायन, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में आएंगे, उन सभी क्वेश्चन को विथ आंसर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और जो वैद्युत रसायन चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 वैद्युत रसायन के बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको आंसर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के। हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, यानी कि जो जो बहुविकल्पीय प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ेंगे। फिर अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, यानी कि इस चैप्टर से कौन कौन से अतिलघु उत्तरीय प्रश्न एग्जाम में आएंगे उनको पढ़ेंगे। फिर हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, यानी कि पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो फिर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस बता रखे हैं, उनको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट चालकता की इकाई है, यानी कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट है सेंटीमीटर की पावर -2 ओम इनवर्स, सेकंड है सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, और थर्ड है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और फोर्थ है सेंटीमीटर के पावर -2 ओम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, लेकिन कैसे होगा ये भी जान लेते हैं। ठीक है, कि आखिर कैसे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया कि भैया ये ऑप्शन सही है, लेकिन आपको जानना भी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए केमिस्ट्री में हम विशिष्ट चालकता को डिनोट करते हैं कप्पा से, इसको बोलते हैं कप्पा। और फिजिक्स में किससे डिनोट करते हैं हम? फिजिक्स में सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कप्पा = 1/ρ होता है। देखिए पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा फिजिक्स में, लेकिन इसमें भी जान लेते हैं। कप्पा = 1/ρ होता है। अब देखिए रो क्या है? रो है विशिष्ट प्रतिरोध। रो का फॉर्मूला होता है RA/L। RA/L ये फॉर्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा बताइए। देखिए R क्या है? प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम हो जाएगा। ठीक है, ओम। A क्या है आपका? A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक, और L क्या है? लंबाई, लंबाई का मात्रक होगा मीटर। ठीक, ये हो गया। देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? ओम मीटर, यानी कि रो का जो मात्रक होगा विशिष्ट प्रतिरोध का वो हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर, या इसका छोटा मात्रक अगर लिखें तो क्या होगा? ओम सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, मीटर से छोटा होगा सेंटीमीटर, तो ओम सेंटीमीटर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए चूंकि कप्पा = 1/ρ होता है, 1/ρ। ठीक, तो रो का मात्रक क्या हुआ? रो का मात्रक हो गया ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर, तो भैया ये जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक बताइए? क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस में तो ऊपर हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, और यही ऑप्शन मैंने सही भी किया है। देखिए थर्ड ऑप्शन होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो आंसर तो मैंने बताया, साथ साथ आपको पूरी व्याख्या करके बताया। ऐसे जानोगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोड है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो किस पर निर्भर करता है इन चारों में से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है धातु की प्रकृति पर, सेकंड है विलयन के ताप पर, थर्ड है विलयन की मोलरता पर, और फोर्थ है इनमें से सभी पर। तो देखिए इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है, विलयन की मोलरता पर भी निर्भर
निर्भर करता है, यानी कि इनमें से सभी पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, तो आपको जो सही होगा उसको टिक करना होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, वो धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, इसमें से कौन सा मेटल है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है? ठीक है, इजिली। फर्स्ट है कॉपर, सेकंड है सिल्वर Ag, थर्ड है एल्यूमिनियम, फोर्थ है प्लेटिनम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड एल्यूमिनियम। देखिए इनमें से जो एल्यूमिनियम धातु है ये सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, बाकी की जो धातुएं हैं ये सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होती हैं कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती वो है, यानी कि इनमें से कौन सा मेटल है, कौन सी धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकती? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है जिंक, सेकंड है कॉपर, थर्ड है मैग्नीशियम, फोर्थ है एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड कॉपर। देखिए इसमें से, इन चारों में से जो कॉपर मेटल है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकती है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता, यानी कि अगर आप लोग विलयन की तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में जो विशिष्ट चालकता होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं कप्पा से। ठीक है, किससे? कप्पा इसको बोलते हैं। ठीक, कप्पा इक्वल टू 1/ρ होता है, ये फॉर्मूला होता है। जैसे हमारे फिजिक्स में विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, ऐसे ही इसमें हम विशिष्ट चालकता को कप्पा से डिनोट करते हैं और कप्पा इक्वल टू 1/ρ इसमें भी होता है। यहाँ पर रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फर्स्ट है बढ़ती है, सेकंड है घटती है, थर्ड है स्थिर रहती है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर आप लोग तनुता बढ़ाएंगे तो जो विशिष्ट चालकता होती है, ठीक है, ये जो है घटती है। ठीक, क्या होगी? ये घटेगी। तनुता का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई आपने शरबत बनाया, चीनी और पानी मिक्स किया। ठीक है, अब अगर आपका शरबत थोड़ा सा गाढ़ा है तो उसकी तनुता ज़्यादा होगी। ठीक है, वो कम होगी, यानी कि वो सांद्रता उसकी ज़्यादा होगी। अगर मान लीजिए आपने थोड़ा और पानी डाल दिया तो वो पतला हो जाएगा। तनुता का एज अ कंपैरिजन कर सकते हैं आप पतले से। ठीक है, तो वो जो विलयन है वो पतला हो जाएगा तो उसकी तनुता भी वहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आया, वो तनु विलयन कहलाएगा। 6 नंबर देखिए, तनु विलयन आपने पढ़ा होगा, जिसकी मात्रा विलय में कम होती है, विलय की मात्रा जिसमें कम होती है वो तनु विलयन कहलाता है। ठीक है, अच्छे चालकत्व। 6 नंबर देखिए, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसकी चालकता अच्छी होती है? नाम से ही स्पष्ट है। देखिए फर्स्ट है दुर्बल विद्युत अपघट्य, सेकंड है प्रबल विद्युत अपघट्य, थर्ड है विद्युत अपघट्य, फोर्थ है उत्प्रेरक। तो देखिए जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं भैया ये अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। नाम से स्पष्ट है प्रबल, जिसके पास बहुत सारा बल हो। ठीक है, प्रबल तो अच्छा यही होगा भैया जिसके पास बल होगा। ठीक, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़े 6 जो मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हमने जाना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर के कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि भैया केमिस्ट्री से विद्युत रसायन चैप्टर से अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यानी कि इस चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न ज्यादातर आते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से नहीं आते, या मान लीजिए थोड़ा बहुत आ सकते हैं एक आध क्वेश्चन, लेकिन वो भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका डेफिनेशन समझ लीजिए बस। देखिए किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि किसी सेल के इलेक्ट्रोड में कौन कौन आते हैं? एनोड, कैथोड। ठीक है, तो किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती तो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या होता है? विशिष्ट चालकता क्या होता है? तो अभी मैंने आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको विशिष्ट चालकता के बारे में बताया था। सिंपल सा है, ठीक है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। मैंने बताया था विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, फॉर्मूला भी मैंने बताया था। इसे देखिए किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ग्रीक अक्षर। अब वो ग्रीक अक्षर क्या है, मैंने बताया था कप्पा, ठीक है। क्या है, कुछ के की तरह बनता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कुछ के की तरह बनता है, इसको बोलते हैं कप्पा, ठीक है। कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, ये ग्रीक अक्षर है, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। और कप्पा इक्वल टू होगा क्या, ये आपको डेफिनेशन से ही फाइनल है। कप्पा इक्वल टू होगा 1/ρ, ये आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा। यहाँ पर रो क्या है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए लिख लीजिए, किसी को छोड़ना नहीं है भैया, ठीक है, क्योंकि मेरा सिद्धांत है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक, ये आपका कप्पा है। इसका मात्रक अगर देखा जाए तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसका मात्रक मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, कोई ये नई बात नहीं है, ठीक है। तो मात्रक क्या होगा वो जान लेते हैं। देखिए मात्रक हम निकाल भी सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। देखिए यहाँ पर मैंने निकलवाया था बहुविकल्पीय प्रश्नों में, फर्स्ट क्वेश्चन जब मैं पढ़ा रहा था। देखिए कप्पा इक्वल टू 1/ρ। अब चूंकि रो है विशिष्ट प्रतिरोध, इसका फार्मूला होता है RA/L। R है प्रतिरोध, A है क्षेत्रफल, L है लंबाई। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, ए का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, ए क्षेत्रफल है, एल लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, बचा ओम मीटर। तो ये तो रो का मात्रक आया ओम मीटर। अब भैया आपको, या ओम सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं। अब आपको कप्पा इक्वल टू 1/ρ होता है, तो रो का मात्रक आया है ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर बड़ा मात्रक होगा, ओम सेंटीमीटर छोटा। तो देखिए ओम सेंटीमीटर इसको ऊपर ले जाएंगे तो कप्पा का मात्रक आएगा, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी निकलवा दिया है, बार बार निकालेंगे तो भी आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे लिख दीजिए, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसको मा कर दीजिएगा, मीटर इनवर्स, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। या एक और मात्रक इसका होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसके 2-3 मात्रक होते हैं। या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मात्रक होता है। समझ में आ गया इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट की विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। भैया कॉपर सल्फेट की विलयन है ये, ठीक है, कॉपर सल्फेट। मैं बना देता हूँ एक चित्र, ठीक है। देखिए ये भैया आपका हो गया एक बर्तन, ठीक, बर्तन आप ले सकते हैं। इसमें क्या है कि विलयन है, ये देखिए ये विलयन है, ठीक, ये विलयन है। ये किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है। अब इसमें भैया हम लेकर आते हैं लोहे की एक कील, देखिए ये इसमें डाल देते हैं तो क्या होगा, तो सिंपल सा है। देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे के कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी। जो लोहे की कील है इसके ऊपर ऐसे ऐसे कॉपर की परत चढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है। कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है, इसीलिए कॉपर के ऊपर जो है लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, मतलब कॉपर सल्फेट से कॉपर निकलकर इसकी परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है। इसका सिंपल, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कोलराउस का नियम क्या है, व्हाट इज कोलराउस लॉ,
ठीक है। तो देखिए सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। देखिए क्या इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर जो चालकता होती है, किसी विद्युत अपघट्ट की जो अनंत तनुता पर चालकता होती है वो इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। बस इतना सा नियम है। ये नीचे तो मैंने वैसे 2-3 लाइन लिख दिया है ये यहाँ तक, ठीक है, लेकिन नियम इतना ही है। देखिए किसी विद्युत अपघट्ट की जो चालकता होती है उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, इतना याद रखना है, ठीक है। ये कोलराउस का नियम है। अब यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्ट सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए, तो सिंपल सा है, एक बार इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर जो चालकता होती है, मान लीजिए विद्युत अपघट्ट है, विद्युत अपघट्ट की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया, देखिए ये आपकी लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा, ये अनंत तनुता पर जो चालकता होगी लैम्डा एम, ये मोलर चालकता है, ध्यान दीजिएगा, लैम्डा एम मोलर चालकता है। मैंने ऊपर अनंत का चिन्ह लगा दिया, यानी कि अनंत तनुता पर, ठीक है। अब देखिए एक विद्युत अपघट्ट हम ले लेते हैं HCl, ये आपका विद्युत अपघट्ट है, ठीक है। तो अनंत तनुता पर जो विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता होती है वो उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, यही बताना है। तो इसमें देखिए धनायन कौन है HCl में, H+, आपके धनायन है, Cl- ऋणायन है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगी, देखिए अनंत तनुता आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये आपका रहेगा H+ और प्लस ये आपका अनंत तनुता ऐसे ही रहेगा, मोलर चालकता अनंत तनुता पर, ठीक है, ऐसे ये आपका हो जाएगा Cl-, यही होगा आपका फॉर्मूला, ठीक है, यही आपका एक प्रकार का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। यानी कि अनंत तनुता पर, ठीक है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है वो उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। तो ये आपका लैम्डा एम HCl = लैम्डा H+ लैम्डा Cl- अनंत तनुता पर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस लॉ, ठीक है। 2 नियम है फैराडे के, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को याद रखिएगा भैया, और दोनों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्योंकि ये हमेशा आते हैं लगभग, इसको याद रखिएगा। ये अति लघुत्तरीय ही नहीं, ये लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं। देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए, पहले पहला नियम देखते हैं। देखिए तो देखिए स्टूडेंट, नियम क्या है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, यानी कि जब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है, विद्युत अपघटन की जब प्रक्रिया होती है तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का जो द्रव्यमान है, ठीक है, पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की कुल मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होती है, ठीक है। यही आपका है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, ठीक। इसको समझेंगे कैसे, तो एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को कैसे समझना है। देखिए यहाँ पर जैसे ये आपका एक सेल है मान लीजिए, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा विद्युत अपघट्य होगा, देखिए इसमें विद्युत अपघट्य होगा, ठीक, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है आपका एनोड और दूसरा होता है आपका कैथोड, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड इसमें होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोड में एनोड कैथोड आएगा। मान लीजिए CuSO4 है आपका कॉपर सल्फेट, ठीक। तो आपसे कहा क्या था, विद्युत अपघट्य है, सेल में विद्युत अपघट्य तो होगा, ये सबको बता दूं। तो देखिए विद्युत अपघटन, जब इस सेल में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, मान लीजिए जो ये आपका इलेक्ट्रोड है इस पर कुछ पदार्थ जो है एकत्रित हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ पदार्थ इसमें एकत्रित हो गए हैं, तो इसका जो द्रव्यमान होगा, पदार्थ का द्रव्यमान होगा, वो विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होगा। तो इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त जो पदार्थ का द्रव्यमान, जो एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान होगा, वो इस विलयन में प्रवाहित की गई कुल धारा
के समान कुल आवेश के समानुपाती होगा। ठीक है, तो यही आपका है विद्युत फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। ठीक, तो क्या कहा गया कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है वो विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, तो दो चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। देखिए, इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ के द्रव्यमान को हम W से डिनोट करते हैं, तो ये किसके समानुपाती होता है? ये आवेश Q के समानुपाती होता है। ठीक है, क्योंकि ये समानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है, W इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि आपको पता है Q इक्वल टू होता है IT। ठीक, Q क्या है? ये आवेश है, चूंकि लिख दीजिएगा, चूंकि Q इक्वल टू हमारा होता है IT। ठीक है, ये आपका होता है फॉर्मूला, Q इक्वल टू IT सबको पता होगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारा W है ये किसके समानुपाती हुआ? Q के जगह पर हम IT रख देंगे। ठीक है, IT। अब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो W इक्वल टू हमारा बराबर आएगा ZIT। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा। यही है हमारा फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर Z क्या है ये भी जानना जरूरी है। Z को हम बोलते हैं समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, स्थिरांक, या इसी को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक, दो नाम है इसके, एक समानुपाती स्थिरांक आप बोल सकते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक, तो इसमें यही याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान जो W होगा वो उस विलयन में प्रवाहित की गई कुल आवेश Q के समानुपाती होगा। बस यही है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होता है। ये है फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलिए सेकंड नियम देखते हैं क्या है। अब देखिए सेकंड नियम 6 नंबर क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। दूसरा नियम क्या है? देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है। इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे हमने इसमें एक सेल लिया था। ठीक है, एक विद्युत अपघट्य लिया था CuSO4, मान लीजिए इसी के बराबर एक और हमने क्या किया है, सेल ले लिया है। ठीक है, श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दिया है। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। जैसे उसमें जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान था वो आवेश के समानुपाती था। यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान होगा वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। ठीक है, समझ में आया? तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के जो द्रव्यमान है वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। ठीक, यहाँ पे याद रखिएगा। जैसे देखिए मान लीजिए दो हमने सेल को जोड़ा है, तो पहले सेल के इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान होगा उसको W1 से मानेंगे। ये किसके समानुपाती होगा? तुल्यांकी भार के। तुल्यांकी भार को E से डिनोट करते हैं तो E1 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे मान लीजिए एक और सेल हमने लिया, दो सेल है हमारा, तो W2 हो जाएगा। ये किसके समानुपाती होगा? E2 के समानुपाती होगा। ठीक है, तुल्यांकी भार के। अब इसको चाहे तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। W/W1 अपान W2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं E1/E2, E1/E2। ठीक है, यानी कि इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ऐसे सिंपल रहा है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, ठीक है, हमने भाग दे दिया और ये हमारा है W1/W2 इक्वल टू Q1/Q2। ठीक, मतलब ये आपका आएगा। ठीक, जब आप हटाएंगे तो इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं। देखिए अब चूंकि क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूले में भी लिख सकते थे बराबर को हटाकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर W इक्वल टू होता है ZIT, अभी मैंने बताया था। तो W1 को मान लेते हैं हम Z1। ठीक है,
Z1 इंटू आई टी हो जाएगा ये आपका, ठीक है। दूसरे का Z2 इंटू आई टी हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू E1 अपान E2 ऐसे ही रहेगा, E1 अपान E2, ठीक। अब IT से IT कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आएगा, Z1 अपान Z2 इक्वल टू E1 अपान E2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हमारा होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो Z होता है, Z क्या है, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ठीक है। ये E के समानुपाती होता है, E के, ठीक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है ये जो तुल्यांकी भार है इसके समानुपाती होता है। तो ये हमारा दूसरा नियम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप ये भी बता सकते हैं। तो दूसरा नियम क्या था कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के जो द्रव्यमान है उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। देखिए इसका द्रव्यमान इसके समानुपाती है तुल्यांकी भार के, दूसरे का द्रव्यमान इसके समानुपाती है, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आया। और लास्ट में हमें ये भी मिला कि जो Z होता है, Z क्या है, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ठीक है। ये जो है E के समानुपाती होता है तुल्यांकी भार के, ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन। ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। मोलर चालकता हमें निकालनी है। देखिए 298 केल्विन पर 0.20 मोलर केशियल विलयन की चालकता 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। देखिए मैंने बताया था कि विलयन चालकता जो होती है विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो हमें 298 केल्विन टेम्परेचर दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं। 0.20 m जो है केसीएल दिया गया है, ये क्या है, ये मोलरता है। देखिए कैपिटल M को हम मोलरता से डिनोट करते हैं, तो ये हमें दिया गया है सबसे पहले मोलरता, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ये हमें दिया गया है कितना, 0.20 m, ठीक है, ये इतना दिया गया है। दूसरी कंडीशन, विलयन की चालकता हमें दी गई। चालकता का मतलब जो हमने बताया था कप्पा, विशिष्ट चालकता, ठीक, या विशिष्ट चालकता या केवल चालकता भी हम बोल सकते हैं। याद रखिएगा, चाहे आप चालकता बोलिए चाहे विशिष्ट चालकता बोलिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक, इतनी चीज़ें दी गई है। हमें निकालना क्या है, मोलर चालकता निकालना, जिसको हम लोग लैम्डा m से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमें निकालना है, ठीक है, समझ में आया। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है मोलर चालकता का, देखिए मोलर चालकता, मोलर चालकता, ठीक है। इसको हम लोग नोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा m इक्वल टू हमारा होता है, देखिए कप्पा इंटू 1000 अपान मोलरता, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक, ये फॉर्मूला होता है मोलर चालकता का, ठीक है, लैम्डा m का। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा की वैल्यू हमें दी गई है, देखिए 0.0, ठीक है, देखिए 0.0248, ठीक है, इंटू 1000 ये आपका हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। अपान मोलरता हमें कितना दिया गया है, देखिए 0.20 m, ठीक है, ये कितना दिया गया है 0.20 m, ये इतना दिया गया, m नहीं लिखेंगे, ठीक है, 0.20। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे मोलर चालकता को। देखिए इसको जब हम 0.0248 को जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो देखिए 3 अंक के दशमलव इधर आ जाएगा, 1 2 3, ये 24.8 हो जाएगा, ठीक है, अपान 0.20। तो बहुत सारे स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करने में उनको प्रॉब्लम होगी, तो आप कीजिए क्या, 100 से ऊपर डिवाइड कर दीजिए गुणा, 100 से नीचे गुणा कर दीजिए, बात तो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे इजीली। देखिए ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो एक दशमलव हटेगा और एक जीरो लगेगा, तो ये 2480 आ जाएगा, ठीक है। अपान नीचे देखिए बी, ये 0.20 का 100 से गुणा होगा तो ये 0.2 अंक इधर आएगा तो 20 हो जाएगा। इसको कट कीजिए, इसको कट कीजिए, ऊपर बचा 248, नीचे 2, इसको कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। तो 124 ये आएगा हमारा
मोलर चालकता 124 साइमन सेंटीमीटर के पावर 2 मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये आपका आंसर हो जाएगा। मोलर चालकता 124 यानी कि 124 साइमन सेंटीमीटर की पावर 2 मोल इनवर्स आएगा आपका आंसर। ठीक, तो ये था हमारा 7 नंबर इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से लघुत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़ के जाना है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें मैं आंसर नहीं बताऊंगा, इसका अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, दूसरा देखिए इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसका जो वैल्यू है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय प्रश्नों में। तीसरा देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव ई तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट में संबंध लिखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 4 नंबर क्वेश्चन है प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये 4 लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। 1-2 न्यूमेरिकल्स और हैं जिनको आप तैयार कर लीजिएगा, ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर से अगर बात किया जाए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के, तो उनके आने के चांसेस सिर्फ 10% हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को नहीं लिया है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं उससे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो उनको ध्यान में रखिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि पूरे केमिस्ट्री के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। मैंने आपको 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 विद्युत रसायन के बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबको बताया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।